वलसाड में आज तापी नर्मदा नदी लिंक परियोजना के विरोध में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें बांध हटाओ समिति के साथ कांग्रेस नेता और बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग भी इकट्ठा हुए। इस दौरान कांग्रेस नेता ने सरकार पर आदिवासियों की जल जंगल जमीन छीनने के आरोप लगाए हैं, तो सरकार की तरफ से भी पलटवार किया गया है। गुजरात में पार तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट को लेकर नया सियासी संग्राम शुरू हो गया। आज वलसाड के धर्मपुर में कांग्रेस नेताओं ने आदिवासी संगठनों के साथ मिलकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा, ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और स्थानीय विधायक अनंत पटेल भी शामिल हुए। कांग्रेस का आरोप है कि गुजरात में बीजेपी सरकार आदिवासी समाज के जल जंगल जमीन के अधिकार को छीन रही है। इस प्रोजेक्ट को पहले रद्द करने की बात की थी और अब संसद में डीपीआर पेश कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कह दिया कि बीजेपी सरकार के मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। जिस तरीके से गुजरात और पूरे देश में ये भाजपा की सरकार आदिवासी समाज के जल जंगल जमीन के अधिकार को छीन रही है, उसी तहत आज गुजरात में भी तापी नर्मदा रिवर लिंक जो प्रोजेक्ट है, जो पहले अनाउंस किया कि कोई डीपीआर नहीं बना है, केंद्र के जल संसाधन मंत्री जो सीआर पाटिल यहाँ भाजपा के अध्यक्ष है, वो कहते हैं कि डीपीआर नहीं बना, जबकि पार्लियामेंट के जवाब में मिल रहा है कि डीपीआर बना हुआ है। इनको विकास के नाम पे उनके गांव तबाह करने हैं, उनको घर और जमीन से बेदखल करना है। ये भाजपा सरकार के मंसूबे हम कामयाब नहीं होने देंगे। कांग्रेस के आरोपों पर गुजरात सरकार की ओर से भी तुरंत पलटवार आया। सरकार के प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि साल 2022 में इस प्रोजेक्ट को स्थगित करने का ऐलान खुद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया था। तब से इसमें कोई काम नहीं हुआ, लेकिन गुजरात में कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए आदिवासियों को गुमराह करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है। अभी गुजरात के अंदर कांग्रेस के पास ऐसे कोई मुद्दे नहीं है जिसको लेकर वो पब्लिक के बीच में जा सके। 2022 से 2025 के बीच में इसमें कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, लेकिन जो 10 फरवरी 2025 और 27 जुलाई 2025 को जो क्वेश्चन किया गया था राज्यसभा में, उसमें उन्होंने उल्लेखित किया था कि 2017 के अंदर ये डीपीआर बनाया गया था। उसके बाद डीपीआर में ना तो कोई बढ़ोतरी की गई है, कोई कमी की गई है। वही 2017 में जो डीपीआर रजू किया था वो वैसे का वैसा ही है, उसमें कोई कार्यवाही नहीं की है। वहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस प्रोजेक्ट को लागू नहीं करेंगे तो लोकसभा में डीपीआर क्यों? सरकार जब तक डीपीआर निरस्त नहीं करेगी, ये आंदोलन जारी रहेगा। व्हाइट पेपर अगर लोकसभा में प्रकाशित हो जाएगा, बाद में कभी भी ये सूरज चंद्र जब तक रहेगा तब तक यहाँ पे कोई भी ऐसा आंदोलन, ऐसे ही डैम नहीं बनने वाला। यही व्हाइट पेपर है। पिछली बार भी हमने व्हाइट पेपर की डिमांड की थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आके बोला कि रद्द हो गया है। अभी ये एक झूठा लाल बोलेगा रद्द हो गया है। अभी तो आए 2-3 दिन हुए और बोल दिया मैंने रद्द कर दिया। अब सवाल है कि पार तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट का विरोध क्यों हो रहा है। इस पर आदिवासियों का कहना है कि इतने बांध बनने से लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा। पार तापी और नर्मदा 3 नदियों के नाम हैं, इसलिए इस परियोजना का नाम पार तापी नर्मदा नदी लिंक परियोजना है। पार तापी नर्मदा नदी लिंक परियोजना में कुल 9 बांध बनाने का प्रावधान है। इसका मकसद कच्छ और सौराष्ट्र के सूखे इलाकों में पानी पहुंचाना है। इस परियोजना को साल 2010 में मंजूरी दी गई थी और उसके बाद साल 2022 के बजट में केंद्र सरकार ने इसका ऐलान किया था। हालांकि तब भी आदिवासियों ने इसके विरोध में रैलियां की, जिसके बाद सीएम भूपेंद्र पटेल ने इस प्रोजेक्ट को रद्द करने का ऐलान कर दिया था। अब एक बार फिर इस मुद्दे पर गुजरात की सियासत सुलगने लगी है। पार तापी नर्मदा लिंक का सबसे अधिक असर आदिवासी बहुल डांग और वलसाड जिलों में होना है, इसलिए इन्हीं इलाकों में इसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है।
वलसाड़ से कौशिक जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद में एनएसयूआई ने गुजरात यूनिवर्सिटी बचाओ ये आंदोलन शुरू कर दिया है। आरोप अब यह है कि गुजरात यूनिवर्सिटी में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। इस मामले में प्रदर्शनकारी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग कर रहे हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी पर बीते एक सप्ताह से भ्रष्टाचार के अलग अलग आरोप लग रहे हैं। इसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी की कुलपति के चैम्बर के बाहर पूर्व सिंडिकेट मेंबर और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन यहां पे किया हुआ है। हमारे साथ इंद्र विजय सिंह गोहिल मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। इंद्र विजय सिंह जी, क्या कहेंगे? आज आपने कुलपति के चैम्बर के बाहर भी विरोध किया है, बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप यूनिवर्सिटी पर लग रहे हैं। जिस प्रकार के भ्रष्टाचार गुजरात यूनिवर्सिटी में वर्तमान समय में हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में इस प्रकार के भ्रष्टाचार कभी हुए होंगे। पिछले एक साल के अंदर 150 करोड़ की एफडी गुजरात यूनिवर्सिटी की तोड़ दी गई है। किसी भी वाइस चांसलर के टेन्योर में कभी भी कोई भी एफडी तोड़ने का काम नहीं हुआ है। एफडी हमेशा बढ़ी है, लेकिन वर्तमान समय में यूनिवर्सिटी के जुदे जुदे जो बिल्डिंग है, अलग अलग बिल्डिंग है, उनको रिनोवेशन करने के लिए बिल्डिंग की जो कीमत है उससे 3 गुना कीमत रिनोवेशन में चली जाती है। गुजरात यूनिवर्सिटी की जो स्थावर मिल्कत है, जिनको अलग अलग श्रेष्ठियों ने स्टूडेंट के हित के लिए, भविष्य के लिए दी थी, उन मिल्कत के ऊपर पर आज अलग अलग लैंड माफिया कब्जा करके बैठे हुए हैं। ना कोई टेंडर, ना कोई प्रक्रिया। मैडम को जो अच्छा लगा वही सही, इस प्रकार की नीति के चलते आज गुजरात यूनिवर्सिटी में अराजकता का माहौल बैठा है। गुजरात यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी है, जो सरकारी नियम के अनुसार गुजरात यूनिवर्सिटी में अपॉइंट हुए हैं, उनको साइड पर करके मैडम के पतिदेव कहीं जॉब करते थे ओएनजीसी में, तो ओएनजीसी का पूरा रिटायर्ड स्टाफ गुजरात यूनिवर्सिटी में कोई अकाउंटेंट है, कोई एस्टेट का काम संभाल रहा है, कोई जीसेक का काम संभाल रहा है। 5 लाख से लेकर 2 लाख के पगार तक ओएनजीसी के सभी रिटायर्ड लोगों को गुजरात यूनिवर्सिटी में लाकर रख दिया है। इस प्रकार का भ्रष्टाचार पहले कभी नहीं हुआ था। हजारों करोड़ रुपए की जमीन किसी को फूड कोर्ट के लिए दे दी जाती है। यूनिवर्सिटी के एक सिंडिकेट सभ्य को कभी हॉर्स चलाने की, हॉर्स क्लब के लिए, कभी राइफल क्लब के लिए करोड़ों रुपए की जमीन दे दी जाती है। 75 लाख रुपया की खंडनी गुजरात यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर मांगते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए आज हम सब मैदान में आए हुए हैं। सीधी तरीके से ये सरकार के आशीर्वाद से भ्रष्टाचार चल रहा है और लूट का केंद्र इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी बना दिया है। तो सत्ताधीश की जिम्मेदारी बनती है। आज एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने धरना इसलिए दिया, पूर्व सिंडिकेट सभ्य, पूर्व सैनिक सभ्य, इसलिए है कि यूनिवर्सिटी बचनी चाहिए, विद्यार्थी केंद्र में होना चाहिए। पर जिस तरह के यूनिवर्सिटी के सत्ताधीशों ने नए कॉमन एक्ट के माध्यम से लूट का केंद्र बनाया, जमीन बठाना हो, किसी को फूड कोर्ट का टेंडर देना हो, किसी को मरम्मत का टेंडर देना हो, किसी को अपॉइंट करना, सभी तरीके से लूट का केंद्र बनाया। ये लूट रुकनी चाहिए और जो भी गलत काम है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो एनएसयूआई के साथ पूर्व सिंडिकेट मेंबर के द्वारा लगातार बीते एक हफ्ते से आंदोलन किया जा रहा है। आज कुलपति के चैम्बर के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया है और एक ही मांग की गई है, सरकार जो गुजरात यूनिवर्सिटी है उसका ऑडिट करवाए और जो भी भ्रष्टाचार है उस पर रोक लगाए। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। गुजरात यूनिवर्सिटी पर बीते एक सप्ताह से भ्रष्टाचार के अलग अलग आरोप लग रहे हैं। इसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी की कुलपति के चैम्बर के बाहर पूर्व सिंडिकेट मेंबर और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन यहां पे किया हुआ है। हमारे साथ इंद्र विजय सिंह गोहिल मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। इंद्र विजय सिंह जी, क्या कहेंगे? आज आपने कुलपति के चैम्बर के बाहर भी विरोध किया है, बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप यूनिवर्सिटी पर लग रहे हैं। जिस प्रकार के भ्रष्टाचार गुजरात यूनिवर्सिटी में वर्तमान समय में हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में इस प्रकार के भ्रष्टाचार कभी हुए होंगे। पिछले एक साल के अंदर 150 करोड़ की एफडी गुजरात यूनिवर्सिटी की तोड़ दी गई है। किसी भी वाइस चांसलर के टेन्योर में कभी भी कोई भी एफडी तोड़ने का काम नहीं हुआ है। एफडी हमेशा बढ़ी है, लेकिन वर्तमान समय में यूनिवर्सिटी के जुदे जुदे जो बिल्डिंग है, अलग अलग बिल्डिंग है, उनको रिनोवेशन करने के लिए बिल्डिंग की जो कीमत है उससे 3 गुना कीमत रिनोवेशन में चली जाती है। गुजरात यूनिवर्सिटी की जो स्थावर मिल्कत है, जिनको अलग अलग श्रेष्ठियों ने स्टूडेंट के हित के लिए, भविष्य के लिए दी थी, उन मिल्कत के ऊपर पर आज अलग अलग लैंड माफिया कब्जा करके बैठे हुए हैं। ना कोई टेंडर, ना कोई प्रक्रिया। मैडम को जो अच्छा लगा वही सही, इस प्रकार की नीति के चलते आज गुजरात यूनिवर्सिटी में अराजकता का माहौल बैठा है। गुजरात यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी है, जो सरकारी नियम के अनुसार गुजरात यूनिवर्सिटी में अपॉइंट हुए हैं, उनको साइड पर करके मैडम के पतिदेव कहीं जॉब करते थे ओएनजीसी में, तो ओएनजीसी का पूरा रिटायर्ड स्टाफ गुजरात यूनिवर्सिटी में कोई अकाउंटेंट है, कोई एस्टेट का काम संभाल रहा है,
कोई जीसेक का काम संभाल रहा है, 5 लाख से लेकर 2 लाख के पगार तक ओएनजीसी के सभी रिटायर्ड लोगों को गुजरात यूनिवर्सिटी में लाकर रख दिया है। इस प्रकार का भ्रष्टाचार पहले कभी नहीं हुआ था। हजारों करोड़ रुपए की जमीन किसी को फूड कोर्ट के लिए दे दी जाती है। यूनिवर्सिटी के एक सिंडिकेट सभ्य को कभी हॉर्स चलाने की हॉर्स क्लब के लिए, कभी राइफल क्लब के लिए करोड़ों रुपए की जमीन दे दी जाती है। 75 लाख रुपया की खंडनी गुजरात यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर मांगते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए आज हम सब मैदान में आए हुए हैं। सीधी तरीके से ये सरकार के आशीर्वाद से भ्रष्टाचार चल रहा है और लूट का केंद्र इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी बना दिया है, तो सत्ताधीश की जिम्मेदारी बनती है। आज एनएसयूआई यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने धरना इसलिए दिया, पूर्व सिंडिकेट सभ्य, पूर्व सैनिक सभ्य, इसलिए है कि यूनिवर्सिटी बचनी चाहिए, विद्यार्थी केंद्र में होना चाहिए। पर जिस तरह के यूनिवर्सिटी के सत्ताधीशों ने नए कॉमन एक्ट के माध्यम से लूट का केंद्र बनाया, जमीन बठाना हो, किसी को फूड कोर्ट का टेंडर देना हो, किसी को मरम्मत का टेंडर देना हो, चाहे किसी को अपॉइंट करना, सभी तरीके से लूट का केंद्र बनाया। ये लूट रुकनी चाहिए और जो भी गलत काम है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो एनएसयूआई के साथ पूर्व सिंडिकेट मेंबर के द्वारा लगातार बीते एक हफ्ते से आंदोलन किया जा रहा है। आज कुलपति की चैम्बर के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया है और एक ही मांग की गई है, सरकार जो गुजरात यूनिवर्सिटी है उसका ऑडिट करवाए और जो भी भ्रष्टाचार है उस पर रोक लगाए। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। गुजरात के आदिवासी बहुल इलाके में स्कूली बच्चों को सरकार की तरफ से खास सौगात दी गई है। अब इन बच्चों को स्कूल जाने में किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना न करना पड़े, इसीलिए फ्री बस सेवा शुरू की गई है। इस पहल से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास वाले 19 गांवों के बच्चों को फायदा होगा। ये चमचमाती बस गुजरात के 19 गांवों के आदिवासी बच्चों के लिए उस सपने के सच होने की तरह है जिसकी कल्पना भी उन्होंने शायद ही की हो। ये बस मिली है नर्मदा जिले के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इलाके में पढ़ने वाले आदिवासी बच्चों के स्कूल आने जाने के लिए। बात बस इतनी नहीं है कि आदिवासी बच्चों को नई अत्याधुनिक बस मिली है, बल्कि इससे भी बड़ी बात यह है कि ये बस सेवा पूरी तरह निःशुल्क है। बस की बात करें तो देखिए इस तस्वीरों में कि बस के अंदर पूरी तरह से एयर कंडीशनर की सुविधा है। आप देख पा रहे हैं कि बच्चे जो अपने गांव से इस तरह से स्कूल के अंदर जाते हैं, तो बच्चों के लिए काफी अच्छी जो बेहतर व्यवस्था यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के इलाके के जो गाँव है उनके लिए की गई है। बस में मौजूद सुविधाओं की बात करें तो ये बस न सिर्फ एयर कंडीशनड है, बल्कि इसमें सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए बस में बच्चों के साथ पुलिसकर्मी की तैनाती की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पुलिस की एक गाड़ी भी बस के साथ चलती है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अब बहुत बढ़िया लगता है, पहले से भी ज्यादा। कभी सोचा था कि आप स्कूल एसी बस में जाओगे? नहीं। तो आप देख पा रहे कि जो बच्चे हैं जो यहाँ के ट्राइबल इलाके बच्चे, उनके लिए ये बस की सुविधा की गई है और ये बच्चे ये एसी बस में स्कूल पढ़ने जाते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के एरिया जो है वहाँ के द्वारा ये बस की सुविधा सरकार की ओर से जो की गई है, जिसकी वजह से ग्रामीण बच्चे भी खुश है, क्योंकि एयर कंडीशनर बस के अंदर उनको स्कूल जाना आना मिलने की जो व्यवस्था है वो की गई है। खास बात यह भी है कि छात्रों और छात्राओं के लिए ऐसी अलग अलग बसों का इंतजाम किया गया है। अत्याधुनिक बस सेवा की सौगात मिलने से 19 गांवों के करीब 250 बच्चे बेहद खुश हैं, जो अब न सिर्फ समय पर स्कूल पहुंचते हैं और समय से घर लौटते हैं, बल्कि उनका आने जाने में समय भी बचता है। पहले हम रिक्शा में जाते थे और अब हम स्टैच्यू वाली बस में जाते हैं। वहाँ उसमें एसी है और सीसीटीवी कैमरा भी है। इस बस में हमें खूब आनंद मिलता है। बस में सेफ्टी की बात करें तो सिक्योरिटी गार्ड है और सीसीटीवी कैमरे है और 2 बस आती है, एक लड़कों की अलग और लड़कियों की अलग। गुजरात सरकार ने पहली बार ट्राइबल इलाके के छात्रों को इसरो विजिट का मौका देकर एक अनोखी पहल की है। प्रोजेक्ट विज्ञान सेतु के तहत शुरू की गई इस योजना को तापी के तारे नाम दिया गया। तापी जिले के 15 सरकारी स्कूलों से साइंस के 28 छात्रों को चुना गया। इनमें 20 छात्राएं थीं और 8 छात्र।
इन छात्रों को चेन्नई में इसरो सेंटर की 3 दिवसीय यात्रा करवाई गई है। पहली बार हवाई यात्रा करने वाले इन छात्रों ने वैज्ञानिकों से मुलाकात की और इसरो के प्रोजेक्ट्स को करीब से समझने की कोशिश की। यह अनुभव छात्रों के लिए बड़े प्रेरणादायक रहे। बच्चों की वापसी पर गुजरात के उच्च शिक्षा मंत्री कुबेर ढिंडोर और वन मंत्री मुकेश पटेल ने छात्रों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये ट्राइबल समाज के लिए गर्व की बात है कि आने वाले समय में ये पूरे गुजरात में फैलाई जाएगी। साइंस की फैकल्टी में जो अभ्यास करने वाले जो बच्चे, पढ़ाई करने वाले बच्चे 11वीं और 12वीं के छात्र सब है, उनमें नया उसमें स्किल है, कुछ करने का जज्बा, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। तो इन्होंने सोचा कि एक विज्ञान सेतु तापी के तारे के टाइटल से कि बच्चों का एक एग्जाम लिया गया। ऐसे बच्चे जो होनहार बच्चे सब, तो उसको ये साइंस में आगे बढ़े, संशोधन में आगे बढ़े, अनुसंधान में आगे बढ़े, ये गवर्नमेंट की ये एक सोच है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का भी एक विजन है कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी की सदी है, तो इसमें अनुसंधान में आगे बढ़ना चाहिए। तो इस बच्चों को यहाँ से इसरो, जो हमारा ये अनुसंधान का सबसे बड़ा सेंटर है, वहाँ से चंद्रयान 3 लॉन्चिंग किया गया था, उस प्लेस की विजिट इन बच्चों को कराई। हम फर्स्ट टाइम इसरो में गए थे। इसरो में रॉकेट कैसे लॉन्च होता है, कैसे बनता है, उसके पार्ट्स के भाग देखे। हमें बहुत कुछ जानने को मिला। हम इसरो जाके आए, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ पे रॉकेट कैसे लॉन्च करते हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, वो सब हमें सीखने को मिला। मेरा नाम गामित अभय कुमार नीलेश भाई है। मैं इसरो गया था और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम जैसे आदिवासी बच्चों के लिए यह सब कुछ किया है। और मैं इसरो में गया था, वहाँ अनेक प्रकार के रॉकेट देखे, अनेक प्रकार की मशीन देखी और रॉकेट में किन किन तत्वों को जोड़ के रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, लॉन्चिंग पैड देखा, फिर कंट्रोल सेंटर देखा। वहाँ पे मैंने मैडमों को कितने सवाल किए जिससे मुझे जवाब मिला और मुझे अच्छा लगा। हम इसरो जाके हमें बहुत अच्छा लगा। हम जिस चीज़ से अनजान थे वो हमें जानने को मिला। हमें बहुत सारा कुछ नया नया सीखने को मिला। रॉकेट कैसे लॉन्च होता है, कैसे बनता है, उसके पार्ट्स कैसे बनते हैं, वो सब सीखने को मिला। 2 दिन के बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। श्री कृष्ण की कर्मस्थली यानी कि द्वारिका में भी जन्माष्टमी के भव्य आयोजन की तैयारियां हैं। इस पर्व के लिए द्वारिकाधीश मंदिर और शहर को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजा दिया गया है। हर साल की ही तरह इस साल भी द्वारिका में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। गुजरात का द्वारकाधीश धाम कान्हा के रंग में रंगा हुआ है। बेहद ही सुंदर तरीके से द्वारिकाधीश धाम को सजाया गया है। मंदिर के शिखर से लेकर रास्ते और प्रवेश द्वार रंग बिरंगी लाइटों और लेजर लाइटों से रोशन हो उठे हैं, क्योंकि नंदलाल के जन्मोत्सव की घड़ी करीब आ चुकी है। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ पे आए हैं दर्शन करने के लिए। पूरे परिवार के साथ दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और काफ़ी मानसिक शांति मिली है यहाँ पे आके। हमारे बच्चे भी पहली बार आए हैं और उनको भी दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा है। हमें बहुत अच्छा लगा है। यहाँ तक आने का सफ़र भी हमारा बहुत अच्छा था। यहाँ हमने जैसे ही दर्शन किए बहुत ही एक अलग शांति प्रिय मन में शांति मिली। अभी 2 दिन पहले समय है, लेकिन हमको तो ऐसा लग रहा है हम आज ही जन्माष्टमी मना रहे। इतना सुंदर श्रृंगार भगवान का, इतनी दिव्य लाइटिंग की व्यवस्था की गई है कि देखकर दिल खुश हो गया। सभी इतनी मेहनत आप लोगों की रंग लाएगी, जानते रहे भगवान से ठाकुर जी आप लोगों पे अपनी कृपा बना रहे। इतना सुंदर मंदिर बना है, मंदिर देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। हमको तो लग रहा है हम जन्माष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण से मिल रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही है कि कान्हा के जन्मोत्सव को भव्य तरीके से मनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी गई है। जो भगवान का जन्म महोत्सव है उसके रिगार्डिंग भगवान जी का मंदिर का सुशोभन होता है, तो इस वक्त भी हर साल के जैसे भगवान जी के मंदिर का सुशोभन काम हो गया है और भगवान जी का जैसे श्रृंगार का महत्व है वैसे मंदिर का भी अच्छे से श्रृंगार किया गया है और भगवान जी के मंदिर के भी दूर से 5, 7, 10 किलोमीटर दूर से भी दर्शन हो जाए ऐसे लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। तो तमाम भाविक वैष्णवों से मेरी विनती है कि आप यहाँ मंदिर पधारें और भगवान के दिव्य दर्शन के जो 16 अगस्त को रात को 12 से लेकर 2:30 बजे तक होंगे उसके दिव्य दर्शन के लाभ लें।
श्री कृष्ण जन्मोत्सव की जबरदस्त रौनक दिख रही है। कृष्ण भक्त झूम रहे हैं। देश के पश्चिमी छोर पर मौजूद इस द्वारिकाधीश मंदिर में जन्माष्टमी की रात भगवान का अभिषेक होगा, विशेष श्रृंगार होगा, तरह तरह के भोग लगाए जाएंगे और भजन कीर्तन होंगे। खास बात यह है कि इस द्वारकाधीश धाम में 6 दिनों तक जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसमें भक्तों को जन्म के बाद नंदलाला को झूला झुलाने का मौका भी मिलेगा, जिसके लिए श्रद्धालुओं का द्वारिका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जन्मोत्सव का दर्शन रात्रि को 2:30 बजे तक रहेगा। 2:30 बजे प्रभु को शयन का भाव किया जाएगा। इस तरह 16 अगस्त के दिन जन्माष्टमी का दर्शन रहेगा, नित्य कर्म रहेगा। 17 अगस्त यानी नवमी के दिन सवेरे 7 बजे प्रभु को आरती दर्शन के साथ प्रभु के द्वार खोले जाएंगे। गर्भगृह में से प्रभु का बाल स्वरूप को सोने के झूले में लाके पारना में झुलाया जाता है। 6 दिन तक यानी षष्ठी तक भगवान की ये पारना महोत्सव मनाया जाता है। विविध प्रकार के खिलौने के साथ भगवान के बाल स्वरूप को खिलाया जाता है। बाल भाव की पूजा की जाती है। प्रशासन को उम्मीद है कि इस साल भी जन्माष्टमी के मौके पर भारी संख्या में लोग द्वारिकाधीश के दर्शनों के लिए उमड़ेंगे। लिहाजा इन श्रद्धालुओं के मंदिर जाने और बाहर निकलने के लिए अलग अलग रास्ते तय किए गए हैं। पीने के पानी, सामान रखने और मेडिकल टीम का इंतजाम किया गया है। साथ ही सुरक्षा के लिए 1153 पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई है। इतना ही नहीं, बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और मंदिर प्रशासन तरफ से भगवान द्वारकाधीश जन्म महोत्सव 2025 की तैयारी के भाग रूप से हाथी गेट पे जो पार्किंग व्यवस्था है वहाँ पे अच्छे से पार्किंग हो, इसलिए सुविधा उपलब्ध की जाएगी। और वहाँ पे जो राइट हैंड साइड पार्किंग है वहाँ पे हमारा कल्चरल फेस्टिवल होगा भगवान के जन्म महोत्सव के विशेष तौर पे। जब भी हम लोग सुविधा की बात करते हैं तो हमने कीर्ति स्तंभ से लेके मंदिर के एग्जिट तक सब तमाम व्यवस्था देख ली है। और मुझे आपको आनंद होता है बताते हुए कि हमने कीर्ति स्तंभ पे सामान घर बनाया है। सामान घर में लोग सामान रख के, मोबाइल, पर्स सब वहाँ पे रख के वो वहाँ से ही क्यू में आगे बढ़ सकते हैं। राजकोट में विश्व हिंदू परिषद ने गोपी कृष्ण प्रतियोगिता के साथ जन्माष्टमी का उत्सव मनाया। इस कार्यक्रम में 3 से 12 साल के करीब 200 बच्चों ने हिस्सा लिया, जो पारंपरिक गोपी और कृष्ण की वेशभूषा में नजर आए। जन्माष्टमी का ये पर्व हर कृष्ण भक्त के लिए बेहद खास होता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा करते हैं। कोई मंदिर जाकर श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, तो कोई घर में ही जन्मोत्सव धूमधाम से मनाता है। द्वारिका से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।